बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग पार्ट्स के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ के प्ले लिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए इन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं? ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ कवानीन है जो कि हम ऐसी टर्म जिनमें के एक्सपोनेंट या पावर आ रही हो उनको सॉल्व करने के लिए यूज करते होते हैं, ठीक है। अब आपकी बुक में मुख्तलिफ लॉ दिए गए हैं, तो मैं सारे लॉज को एक साथ एक्सप्लेन नहीं करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं ये करूंगा कि जिस पार्ट में जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है वो वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जब हम यूज करेंगे किसी भी जगह पर तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दिया करूंगा। जैसे अब ये पार्ट 1 है, इसमें ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहे हैं, तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे जब इनका हम यूज करेंगे। अब ये जितना भी काम है ये सारा रफ वर्क है, मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, इसको फिर बाद में मैं डिलीट कर लूंगा, ठीक है। अब देखें, ये एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए पहले स्टेप में हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास बेस वैल्यूज हैं 243, 32, 196, इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। देखिए, मैंने ये बेस और एक्सपोनेंट के बारे में डिटेल से पिछली एक्सरसाइज में बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको बेस या एक्सपोनेंट के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछली एक्सरसाइज देख लीजिएगा। अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में या पावर की सूरत में इनको हम लिखेंगे। तो उसके लिए हमें इन तीनों वैल्यूज के फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे, ठीक है। हम छोटी क्लासेस में फैक्टर्स मालूम करने का तरीका सीख के आए हैं। अब जैसे ये 243 है, इसके अगर मैं फैक्टर मालूम करूंगा तो देखें ये मैंने इसके फैक्टर्स मालूम किए हैं। उसके लिए मैं 243 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये इसको 81 टाइम डिवाइड करेगा, 81 को अगेन 3 से डिवाइड करें तो 27 टाइम डिवाइड करेगा, इसी तरह 27 को अगेन 3 से डिवाइड करें तो 9 टाइम, एंड सो ऑन। इस तरह आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपके पास सारे फैक्टर्स आ जाएंगे 243 के। तो ये फैक्टर्स मैंने यहां पर लिख दिए। अब ये 3 जो है वो 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको 3 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये जो 243 है इसकी जगह हम 3 रेज टू पावर 5 लिख लेंगे। तो इस तरह हमने 243 को पावर की शक्ल में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह अब ये 32 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की शक्ल में लिखना चाहेंगे तो इसके फैक्टर्स मालूम करेंगे। ये मैंने इसके फैक्टर्स मालूम किए। अब ये जो फैक्टर्स मेरे पास आए थे मैंने यहां पर लिख दिए। अब यहां पर ये 2 जो है 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको 2 रेज टू पावर 5 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये 2 रेज टू पावर 5 मैंने इस 32 की जगह यहां पर पुट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह हमने 32 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब ये 196 को भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की शक्ल में लिखना है तो उसके लिए पहले इसके हम फैक्टर्स मालूम करेंगे। देखिए, ये मैंने इसके फैक्टर्स मालूम किए हुए हैं। इसमें 196 पहले डिवाइड होगा 2 से, तो ये 98 टाइम डिवाइड करेगा, अगेन 2 से आप डिवाइड करें तो 49 टाइम डिवाइड करेगा, ठीक है। अब आप इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 49 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 7 7 द 49 हो जाता है, अगेन 7 1 द 7 हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। ये मैंने फैक्टर्स यहां पर लिख दिए। अब देखें, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, ये जो दो फैक्टर्स हैं। इसी तरह ये जो दो फैक्टर्स हैं 7 इंटू 7, इनको हम लिख सकते हैं 7 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये हम यहां पर इस 196 की जगह पुट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने ये यहां पर वो वैल्यू पुट कर ली जो हमने मालूम की थी, ठीक है। तो इस तरह हमने तीनों वैल्यूज को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट हम ये करते हैं कि देखें ये जो पावर्स आ रही हैं, देखें अब ये 3 रेज टू पावर 5 है और इसकी फिर पावर -2/3 आ रही है। यहाँ पर 2 रेज टू पावर 5 है और इसकी फिर पावर -1/5 आ रही है। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों की पावर ये आ रही है, इन दोनों की अपनी पावर 2 है और इसके फिर होल पावर -1 है। तो हम ये करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि हम इनकी पावर्स को या एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर फिर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है। ये वाला लॉ मैंने लिखा हुआ है, इस लॉ को हम यूज कर रहे हैं। इस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास एक ऐसी टर्म आ रही हो जिसकी पावर हो और उसकी फिर होल की पावर आ रही हो, यानी कि पावर की पावर आ रही हो, तो आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों पावर्स को आपस में या दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखें, ये a पावर m इंटू n हो जाएगा। ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
ये वाला लॉ हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखें कि 3 रेज़ टू पावर 5 है, तो इस पावर 5 को आप -2/3 ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह 2 रेज़ टू पावर 3 और उसकी पावर -1/5 आ रही है, तो ये जो पावर आ रही है 5 या एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही है 5, इसको आप इस पावर या इस एक्सपोनेंट की वैल्यू -1/5 से मल्टीप्लाई कर लें। ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये 2 पावर 2 है, तो इस की जो पावर 2 आ रही है, ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है, इसको आप इस -1 से मल्टीप्लाई कर लें। देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह 7 पावर 2 को हम इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पावर्स को या दोनों एक्सपोनेंट्स को, तो ये 2 इंटू -1 कर दिया। यानी कि ये दोनों एक्सपोनेंट या दोनों पावर्स की वैल्यूज को मैंने इस -1 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। और नेक्स्ट इसमें मैंने ये किया कि ये जो रेडिकल का साइन है, ये जो स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये जो रेडिकल का साइन होता है, इसकी अगर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई होती, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू होती है, ये मैंने पिछली स्लाइड में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर जब कोई भी वैल्यू ना हो, कोई भी इंडेक्स वैल्यू ना हो, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो फिर 1/2 होती है। तो हमने इस साइन को रिमूव किया और इसी जगह वैल्यू पुट कर दी 1/2। ठीक हो गया। तो इस तरह हमने इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया। अब आप इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 5 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 3 आ गया। ये 5 इस 5 से डिडक्ट हो जाएगा, पीछे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर -1 रह गया, ठीक है। इसी तरह ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। तो ये 2 रेज़ टू पावर -2 7 रेज़ टू पावर -2 आ गया और इसकी होल पावर मैंने ये वाली लिख दी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये ऊपर वाली वैल्यू तो मैंने एज इट इज लिख दी, नीचे जो है अब अगेन हम यही वाला जो लॉ है इसी को अप्लाई करेंगे। हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है जिसकी पावर है और उसकी फिर होल की पावर आ रही है, तो हम इन दोनों पावर या दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस लॉ को अप्लाई करते हुए। तो देखें यहां पर मैंने ये 2 रेज़ टू पावर -2 है, तो -2 को इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यहां पर इस -2 को मैंने अगेन इस 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ये 2 इस 2 को डिडक्ट कर देगा, ऊपर हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी और नीचे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर -1 हो गया यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर 7 रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा क्योंकि ये 2 दोनों जगह पे डिडक्ट हो जाते हैं। अब ये देखें ऊपर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर -1 है, यहाँ पर भी 2 रेज़ टू पावर -1 है, तो इन दोनों को तो आपस में आप डिडक्ट कर लें। पीछे आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू रह जाती है, तो ये नीचे देखें मैंने वैल्यूज लिख दी। 3 रेज़ टू पावर -10/3 ये मैंने लिख दी और ये 7 रेज़ टू पावर -1 ये मैंने लिख दी। ठीक है। अब यहां पर देखें ये हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है और दोनों की पावर नेगेटिव में है, माइनस में है, तो हम इनको ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले जाएंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इनकी जो पावर्स की साइन है वो चेंज हो जाएंगे। देखें ये 3 रेज़ टू पावर -10/3 था, तो इसको जब मैं नीचे लेके आऊं तो ये 3 रेज़ टू पावर +10/3 मैंने लिख दिया। ठीक है। प्लस का साइन यूजुअली लिखता नहीं होता, ठीक है, तो ये इसका साइन मैंने चेंज कर दिया, नीचे ले आया। इसी तरह ये 7 रेज़ टू पावर -1 था, इसको मैं ऊपर ले गया हूं तो 7 रेज़ टू पावर +1 आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब यहां पर कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है? ये वाला यूज हुआ है। देखें अब देखें इस लॉ में क्या हो रहा है कि ये जो टर्म है इसकी जो पावर की का साइन है वो नेगेटिव है, तो इसको हम नीचे ले गए और इसके पावर का साइन हमने चेंज कर लिया, नेगेटिव से पॉजिटिव कर लिया। तो सेम यही चीज हमने यहां पर अप्लाई की थी। ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज बन गई। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो उसके लिए देखें हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो 3 रेज़ टू पावर 10/3 है इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूं। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने लिख दिया 3 रेज़ टू पावर 9/3 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1/3 मैंने लिख दिया। ये देखें यहां पर थोड़ा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसको मैंने इस तरह लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में क्यों लिखा है ये भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन देखें ये जो हमने फॉर्म लिखी है अगर इसको आप वापस सॉल्व करेंगे तो आपको यही वाली वैल्यू मिलेगी। इसलिए आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। और ये मैंने कौन से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत इस तरह इसको डिवाइड करके लिखा है? ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपका दिया गया है बुक में कि अगर आपके पास दो टर्म्स हो जिनकी बेस सेम हो, जैसे यहां पर बेस ए है, तो हम उनकी पावर को मल्टीप्लाई करते टाइम आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो देखें अगर इसको आप डिवाइड कर लें इन दो पार्ट में
और इनको आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करना पड़ेगा, ये पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो देखें अगर मैं इसकी पावर को ऐड करता हूं और इसको फिर सॉल्व करता हूं एलसीएम निकाल के, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की सूरत में तो मैं एलसीएम निकालना पड़ेगा। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम 3 आएगा। अब 3 पे 3 डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 इस 3 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 को आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 रेज टू पावर 9 प्लस 1 10 और डिवाइडेड बाय 3। देखें हमने जब इसको सॉल्व किया तो वापस हमें यही वैल्यू मिली। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। और दूसरा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एलसीएम लेना और ये सब हम छोटी छोटी क्लासेस में सीख के आए, तो मैंने इसको मतलब थोड़ा क्विकली यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा, मैं इसको फिर थोड़ा आराम से रिवाइज कर लूंगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो टर्म थी 3 रेज टू पावर 10 ओवर 3, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो हम इस तरह लिखें या इन दो पार्ट में डिवाइड करके लिखें, एक ही बात है। ये चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी और यहाँ पर हमने ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो यूज किया, ठीक है। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो देखें ये हमारे पास ये तो आ गया 7। अब ये 3 रेज टू पावर 9 ओवर 3 है, तो ये 3 1 द 3 और 3 3 द 9 हो जाता है, तो यहाँ पर 3 रेज टू पावर 3 रह जाएगा, ये मैंने लिख दिया। इसी तरह इनटू 3 रेज टू पावर 1 ओवर 3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये ऊपर तो आ जाएगा 7 और 3 रेज टू पावर 3 को हम 27 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि 3 आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। और ये हमारे पास जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि पावर की सूरत में लिखी हुई है। तो इसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल फॉर्म में ले आते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम रेडिकल फॉर्म में या रेडिकल एक्सप्रेशन में किस तरह लिखते होते हैं, वहां पे मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो देखें ये मैंने बेस वैल्यू लिखी 3, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन डाला, ठीक है, और ये जो वैल्यू आ रही थी पावर में 3 इसको मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। ये इंडेक्स वैल्यू होती है, मैंने पिछली स्लाइड में डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया था। तो इस तरह जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इसको, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अब इसमें ये जितना भी रफ वर्क है ये मैं डिलीट कर लेता हूं, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पुट किया था, ठीक है। आपने भी अगर इस तरह ये फैक्टर्स वगैरह मालूम करने हैं तो आपने उसको रफ एरिया में करना है, ठीक है। तो इस तरह ये सोल्यूशन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। जी, तो अब पार्ट 2 है, हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए। तो जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं या एक्सपोनेंट या पावर के कुछ रूल होते हैं, उनको हम यूज करते हैं जब हमें इस तरह एक्सपोनेंट वाली टर्म्स या पावर वाली टर्म्स दी जाती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि आपके बुक में कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिए गए हैं, तो मैं सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को एक ही साथ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं कि हर पार्ट में जिस जगह पे जो भी लॉ अप्लाई हो रहा है, जो भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है, वहां पर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये पार्ट है, इसमें ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होंगे, तो इनको मैंने यहां पर लिख दिया। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है, इसको मैं बाद में डिलीट कर लूंगा। अब ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखें ये हमारे पास दो पार्ट है इस एक्सप्रेशन के और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले ये जो कोएफिशिएंट की वैल्यू है यानी कि 2 और -8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -16। उसके बाद x टर्म के साथ y टर्म को y टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो देखिए ये x5 इंटू ये x -3 आ गया, इसी तरह ये y -4 आ गया और इंटू y पावर 2 ये आ गया, ठीक हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो देखें अब यहां पर हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अप्लाई करेंगे। इस लॉ के मुताबिक अगर आप दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं और उनकी बेसिस सेम हो, जैसे यहां पर बेस ए है, इन दोनों टर्म्स की बेस ए है, तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो यहां पर हम अब इसको अप्लाई करते हैं, ये वाला लॉ। देखें हम ये x वाली टर्म को x वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों जगह पे बेस सेम है, तो हम इनकी पावर्स को आपस में सम कर लेंगे इस लॉ को यूज करते हुए। तो देखें ये आ गया x पावर 5 लिखा मैंने, उसके बाद प्लस का साइन आया और उसके बाद ये जो इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू या पावर की वैल्यू थी वो मैंने लिख दी। दोनों पावर्स को मैंने सम कर दिया इस लॉ को यूज करते हुए। सेम इसी तरह यहां पर ये दो
टर्म्स हैं जिनमें बेस y है, तो इसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज या पावर्स की वैल्यूज है वो मैंने यहाँ पर सम कर दी। ठीक हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 5 है और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 हो गया। 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आ जाएगा, तो x की पावर 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पर -4 प्लस 2, 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का पुट करेंगे यानी कि माइनस का साइन। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें ये जो y की पावर -2 है, इसमें इसको हम इस एक्सप्रेशन में नीचे ले जाएंगे और इसमें हम कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, ये वाला लॉ यूज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसी टर्म हो जिसकी एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यू माइनस में हो, जैसे ये a पावर -n है, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं 1/a पावर n, यानी कि ये जो टर्म है ये जब नीचे जाएगी तो इसके ये जो एक्सपोनेंट या पावर का साइन है ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस कर दिया हमने, तो प्लस का साइन यूजुअली लिखते नहीं होते। तो इसी तरह ये y पावर -2 है, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो इसके ये जो पावर का साइन है वो चेंज कर दी, ये +2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें ये वाला आंसर मिला। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने ये दो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो अप्लाई किए थे। तो मैं इनको डिलीट कर लेता हूं, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इनको पुट किया था। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।